गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 9th के सेकेंड पार्ट को पढ़ रहे हैं, डेट इज़ इशू ऑफ डिवेंचर्स। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस और उनके ऑब्जेक्टिव और उनके नीड। इसके अलावा मैंने डिफरेंस भी बताया था कि डिवेंचर और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, डिवेंचर होल्डर्स और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। अब मैं आपको आज आगे बता रहा हूँ कि ऋण पत्रों का निर्गमन यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर हम क्यों करते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, बट्टे पर अथवा अधिमूल्य पर किया जा सकता है। जनता से आवेदन कम या अधिक ऋण पत्रों के लिए भी आ सकते हैं। अधिक दशा में ऋण पत्रों का आवंटन अनुपातिक रूप में किया जा सकता है अथवा किसी आवेदक को कम या कुछ भी डिवेंचर नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी आवेदक को कम या कुछ भी नहीं दिए जा सकते। मतलब कि अनुपातिक आवंटन का मतलब क्या होता है कि जब हमें आवश्यकता से अधिक डिवेंचर प्राप्त हो जाए, मतलब कि आपने जैसे कंपनी ने किसी व्यक्ति से ऋण मांगे हैं, इसके लिए उन्हें डिवेंचर इशू कर रहे थे। जिस प्रकार से हमारे शेयर्स इशू होते हैं उसी प्रकार से डिवेंचर इशू होते हैं। और अगर आपने डिवेंचर इशू करे और आपको जो अप्लीकेशंस हैं, आवेदन जो हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके पास आ जाती है तो आप उनको या तो वापस कर सकती हैं या उनको अनुपातिक आवंटन भी कर सकती हैं। और जो निर्गमन होता है वो या तो एड पर यानी कि सम मूल्य पर यानी कि अंकित मूल्य जितना है उसके ऊपर ही उसको बेच सकती हैं, या बट्टे पर यानी कि जो अंकित मूल्य है उससे कम मूल्य पर, या प्रीमियम पर यानी कि अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर भी इन्हें हम दे सकते हैं। इनका भुगतान एक साथ भी लिया जा सकता है या किस्तों में भी लिया जा सकता है। जैसे आवेदन, आवंटन और कॉल्स के द्वारा पेमेंट लिया जा सकता है। ऋण पत्रों के निर्गमन के लेखे अंशों के निर्गमन के लेखे के भांति ही होते हैं। अंतर केवल यह है कि पूंजी खाते के स्थान पर ऋण पत्र खाता लिख दिया जाता है। तो मैंने जैसा कल बताया था आपको परसों के मेरे वीडियो में कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि सेम उसी प्रकार से ही एंट्री करते हैं। बस यहाँ पर क्या करना है आपको कि शेयर्स की जगह डिवेंचर यहाँ पर लिखना रहता है। ऋण पत्रों को नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के रूप में भी निर्गमित किया जाता है। कंपनी सहायक प्रतिभूति कलेक्टोरेट प्रतिभूति के रूप में भी ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकती है। ठीक है, ऋण पत्रों के निर्गमन के लेखांकन की विधियाँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं। सम मूल्य के आधार पर, सम मूल्य, प्रतिभूति पर और कटौती पर। सम मूल्य का मतलब ये होता है कि ऋण पत्रों को उनके फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य पर ही जब हम बेचते हैं तो वो हमारा सम मूल्य कहलाता है। और प्रीमियम पर यानी कि जो फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य होता है उससे ज़्यादा मूल्य में अगर जब हम इसको बेचना शुरू करते हैं तो वो प्रीमियम कहलाता है। और जो सम मूल्य से कम मूल्य पर यानी कि कम मूल्य पर, जैसे फेस वैल्यू से कम मूल्य पर जब हम इसको बेचते हैं तो वो कटौती पर कहलाता है यानी कि डिस्काउंट पर कहलाता है। तो सेकंड होता है प्रतिफल के आधार पर, नगद रोकड़ हेतु, रोकड़ का अतिरिक्त अन्य प्रतिफल हेतु और सहायक स्पर्शविक प्रतिभूति हेतु। तो हम इसमें से सेकंड नंबर का जो है अन्य प्रतिफल, उसके बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। शोधन की शर्तें हमको देकर रखी है जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। सम मूल्य पर निर्गमन हो और शोधन सम मूल्य पर हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दे रखा है जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चिट्ठे में प्रस्तुति। ऋण पत्र कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को होते हैं और इन्हें चिट्ठे में लाइबिलिटी की तरफ दर्शाया जाता है। ठीक है, और ये हमारे नॉन करंट लाइबिलिटी शीर्षक के अंतर्गत लॉन्ग टर्म ब्राउजिंग में आते हैं। अब ऋण पत्रों के रोकड़ में निर्गमन पर निम्नलिखित प्रविष्टि हम यहाँ पर करेंगे। जिस प्रकार से हमने शेयर्स की एंट्रीज करी हैं उसी प्रकार से डिवेंचर की एंट्री होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आवेदन प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अंतर सिर्फ इतना है कि चैप्टर नंबर 6 में जब हमने इसको करा था 7 में, तो यहाँ पर डिवेंचर्स की जगह शेयर्स लिखा हुआ था। बाकी सेम एंट्री था, बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री भी सेम होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू डिवेंचर अकाउंट।
ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अतिरिक्त मतलब कि जब आपको बहुत ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो जाए, जैसे कि आपने 10,000 डिवेंचर इशू करे हैं लेकिन गलती से 12,000, मतलब आपकी कंपनी की योग्यता बहुत ज़्यादा है, तो 12,000 डिवेंचर आपके एप्लीकेशन आई है आपके पास, 2,000 आवेदनकर्ताओं को वापस करना है पेमेंट हमको। तो उसके लिए ये 3rd नंबर की एंट्री होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर एक्सेस मनी रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि आवंटन की राशि देय होने पर एंट्री होगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट, मिलने पर बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इस प्रकार से फर्स्ट कॉल भी होगा, सेकंड कॉल भी होगा, थर्ड कॉल भी होगा। ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग एंट्रियाँ यहाँ पर हमारे पास होती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन। जब हम क्या करते हैं कि प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं, जो कि हमारी एक प्रकार से पूंजीगत लाभ होता है, क्योंकि हमारा यह सामान्य लाभ कभी नहीं होता है। हमें प्रीमियम पर अगर हम शेयर डिवेंचर या शेयर्स जो भी हम क्या करते हैं कि इशू करते हैं, तो उस पर हमें हमेशा सामान्य लाभ की अपेक्षा ये हमारा पूंजीगत लाभ माना जाता है, क्योंकि हर बार तो प्रीमियम पर आपके शेयर्स बिकेंगे नहीं, आपके डिवेंचर बिकेंगे नहीं। तो एक प्रकार का हमारा क्या हो गया कि स्पेसिफिक प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो प्रीमियम खाते में राशि का उपयोग पूंजीगत हानियों जैसे अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई छूट, ऋण पत्रों के शोधन से कर दिया गया प्रीमियम, कंपनी के प्रारंभिक व्यय, ख्याति, पेटेंट आदि को एप्लीकेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि ऋण पत्रों पर जब भी हमें जब पूंजीगत लाभ होगा तो इसका जो उपयोग होता है हम काय के लिए करते हैं। जैसे ऋण पत्रों पर जो निर्गमन हमने किया था, अंशों का जो हमने निर्गमन किया था, क्योंकि कुल मिला के जो डिस्काउंट पर जब हम इसको इशू करते हैं शेयर्स को, डिवेंचर को, तो वो हमारी एक प्रकार की हानि होती है। तो उन हानियों को पूर्ति करने के लिए प्रीमियम पर हम इसको बेचकर उसको पूरा करेंगे। ऋण पत्रों का शोधन अगर हम करते हैं प्रीमियम पर, तो वो भी हमारी एक प्रकार की हानि होती है। जैसे कि जब हम प्रीमियम पर डिवेंचर्स का इशू करते हैं, यानी कि निर्गमन करते हैं, तो वो तो हमारी कंपनी के लाभ हैं, लेकिन जब हम इसका भुगतान करते हैं, यानी कि जब इसका रिडम्पशन करेंगे, ठीक है, शोधन करेंगे, तो वो हमारी कंपनी का हानि होता है। तो उस हानि को पूरा करने के लिए भी इस लाभ का प्रयोग किया जाता है। जो कंपनी के प्रारंभिक खर्चे होते हैं या गुडविल होती है या पेटेंट होती है, उसको जब हम एप्लीकेट कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, और इंटेंजिबल असेट्स जो होती है वो हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट को सिर्फ बढ़ाती हैं, अदृश्य रूप में उसकी टोटल बढ़ाती है, लेकिन उसका कोई भी स्वरूप हमारे पास रह नहीं जाता है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ता है, और उसके लिए हमें पूंजीगत लाभ की आवश्यकता पड़ती है। अब प्रीमियम की चिट्ठे में प्रस्तुति। प्रतिभूति प्रीमियम खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में भी दर्शाया जाता है। ठीक है। रिजर्व और सरप्लस शीर्षक में इसको लिखते हैं। अब इसके लिए जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम पर एंट्री करते हैं, तो एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन प्रीमियम। तो डिवेंचर को प्रीमियम पर जब हम बेचेंगे तो इस प्रकार की एंट्री इसकी की जा सकती है। ठीक है। उसके बाद जब प्राप्त होगा डिवेंचर अलॉटमेंट हमको प्रीमियम पर, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं आगे इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। कटौती पर ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों को कटौती पर भी निर्गमित किया जा सकता है। सामान्यतः किसी भी भिन्न सूचना के अभाव में बट्टी की राशि का लेखा आवंटन के साथ किया जाता है। ऐसी स्थिति में निम्न लेखा प्रस्तुति की जाती है। मतलब कि डिवेंचर्स को जब हम कम मूल्य पर बेचते हैं, मतलब अंकित मूल्य से कम मूल्य पर बेचते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट कहलाएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई भी सूचना अगर आपको नहीं दी गई है, तो जितने भी आपको एडजस्टमेंट करना रहते हैं, सारे के सारे 3rd नंबर की एंट्री यानी कि अलॉटमेंट के साथ किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले के चैप्टर में भी यही बताया था कि अगर आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हो, मतलब कि किस तरीके से कहाँ एंट्री करना है, तो
तो सारे के सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं वो थर्ड नंबर पर अलॉटमेंट के साथ कर दिए जाते हैं। अब उसके बाद जो है डिस्काउंट की एंट्री जब होगी, डिस्काउंट जब साथ में होगा तो आवंटन की राशि को जब हम ड्यू करेंगे, यानी कि जब दे होगी तो एंट्री इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमारा एक प्रकार से खर्चा है इसलिए वो डेबिट होगा। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट DR टू डिवेंचर अकाउंट, और जब ये प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पर उतना ही अमाउंट आएगा जो आपने डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में डेबिट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं, जब रोकड़ में सीधा लेखा करना होता है, इस प्रकार से जिस कंपनी में नगद व्यवहारों का लेखा सीधे रोकड़ बही में गया जाता है वहाँ नकल प्रविष्टियाँ तथा व्यवहारों को छोड़कर की जाती है। वहाँ पर जो जनरल एंट्री होती है वो क्या होती है कि नगद व्यवहार को छोड़कर की जाती है। नगद व्यवहारों की प्रविष्टि रोकड़ बही के लेखी द्वारा पूरी की जाती है, मतलब कि कैश अकाउंट में उसको डायरेक्ट हमको लिखना रहता है। जैसे कि टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट, टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। सारी अमाउंट हमारी कैश अकाउंट में एक साथ आ जाती है। अब अति अभिधान की बात कर ली जाए। अति अभिधान मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन। जब कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों की संख्या से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्रों का अति अभिधान कहते हैं। अंशों के अति अभिधान की भांति ही संचालक कुछ ऋण पत्र वापस कर देते हैं, कुछ ऋण पत्रों को पर अनुपातिक आवंटन करते हैं और कुछ को निरस्त कर देते हैं। इसका लेखा अंशों के लेखांकन की भांति ही किया जाता है, किंतु ऋण पत्रों के ऋण का लेखा नहीं किया जाता है। कंपनी की पुस्तकों में अति अभिधान के समायोजन के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टि की जाती है, जैसे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ये कब होगी? जब अति अभिधान की राशि आपको वापस करना होगी, और जब इसको हमको एडजस्टमेंट करना रहता है, जैसे कि हम इसको किसी भी चीज़ पर एडजस्ट करना चाहें, जैसे कि अलॉटमेंट पे ही अगर हम एडजस्ट कर दें तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर कॉल अकाउंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको सारी पढ़ना है, और जब हम सवाल करेंगे तो इसके ज़्यादा टॉपिक हमें समझ में आएंगे। तो आप लोग इसके एग्जाम्पल के सवाल जो हैं वो कर देखें, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये जो जर्नल एंट्रियाँ मैंने आप लोगों को बताई है, इन जर्नल एंट्री के आधार पर ही पूरे सवाल यहाँ पर होंगे, ठीक है।